जोहार साथी। हम लोग चुनाव की प्रतीक्षा करते रहे बहुत धीरज से पिछले 6 महीने से, और बहुत उम्मीद भी करते रहे। ये अलग था कि जरूरी नहीं था कि एकदम महागठबंधन जीत ही जाती, लेकिन लगता था कि कम से कम मजबूती से लड़ेगी और महागठबंधन ही सरकार अंततः बनाएगी। लेकिन पूरी धारणा गलत हुई और एक तरफा जनमत जनादेश आ गया है। लेकिन हम लोगों को पूरा संदेह है इस जनादेश पर, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जनादेश जो भी आया हो उसको लेकर जिस तरह से टीका टिप्पणी खिल्ली उड़ाना विपक्ष का, राहुल गांधी का, तेजस्वी का, यादव का, ये बहुत अशोभनीय तरीके से हो रहा है। माने बेशर्मी इसको हम लोग तो मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी माहौल बनाकर रख दिया गया है इस चुनाव में। किस तरह से चुनाव का लोकतंत्र का अपहरण हुआ है, ये सब लोग हम लोग देख रहे हैं। अब लेकिन ये भी जानते हैं कि उसके खिलाफ कोई भी संघर्ष लड़ाई अब संभव नहीं है। संभव तभी है जब जनता उतर कर सड़कों पर विद्रोह करेगी, क्योंकि न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या विधायिका अपने तो है ही पार्टी, और हिंदू हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण भयानक हो चुका है हिंदी पट्टी में खास करके। उसमें कोई सार्थक ये चीज निकलेगा नहीं ऐसे आसानी से। खैर, तो इत्तेफाक से हम तीनों साथी यहाँ मौजूद हैं। मंथन जी भी आप लोगों के परिचित हैं और श्रीनिवास जी भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग बिहार से भी जुड़े रहे हैं, जेपी मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं, और उस दौर से झारखंड में रहने के बावजूद बिहार से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, और वहाँ की राजनीतिक घटनाओं पर, वहाँ होने वाली घटनाओं पर हमारी नजर रहती है। इसलिए जो भी हुआ है उस पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी सुनेंगे उसको ध्यान से, और हम लोग का आकलन क्या है ये बताएंगे। मुख्य आज का सवाल यही है कि जो जनादेश आया है वो कितना वास्तविक है, कितना छद्म है, या उसमें क्या गड़बड़ियां हैं जो संभावना दिखती है। दूसरा, नीतीश नीतीश के साथ एनडीए किस तरह का व्यवहार करने वाली है। ये दो मुख्य बिंदु पर हम लोग बात करेंगे, और बहुत संक्षेप में। तो हम सबसे पहले मंथन जी को आमंत्रित करते हैं। मंथन जी, इस पर बात रखें। देखिए, हम बिहार चुनाव में इस बार लगभग 20 दिन और 8 से 10 कंस्टिट्यूंसी में गए, और उसके जमीनी स्थिति और वहां अपने साथियों की जो बातचीत थी उसके आधार पर ये लगभग निष्कर्ष था कि बहुत अच्छी टक्कर है, और अपर हैंड, मैंने बहुत साथियों की राय भी था कि अपर हैंड एनडीए का है, बहुत अच्छे अच्छे जानकारों का और विश्लेषकों का, लेकिन मेरा अपना मानना था कि अपर हैंड महागठबंधन का है। रिजल्ट उसका सीधा उल्टा, अगर कहें कि पश्चिम चंपारण के कुछ कंस्टिट्यूएंसी का छोड़ के रिजल्ट उसका उल्टा आया। तो इसका जब निष्कर्ष इसके बारे में जब सोचते हैं तब मेरा धारणा ये बनती है कि ये अमित शाह और चुनाव आयुक्त का माइक्रो मैनेजमेंट, कुछ बोगस वोटिंग और स्ट्रांग रूम की गड़बड़ी, और उससे भी और एक हद तक जो जातियों का समीकरण जो पहले से एनडीए के पक्ष में था, दलों का जातियों का समीकरण, उसमें जो दरार की संभावना थी, तो जितना हम लोग सोचते थे उससे दरार कम हुआ। इसका कुछ आकलन जो आया है उस पर अगर ध्यान दें तो उसका आकलन यह है कि महागठबंधन का वोट नहीं घटा है, और जो एनडीए का वोट जो बढ़ा है, तो इस ध्रुवीकरण के कारण से जो बाकी निर्दलियों का, बाकी छोटे छोटे दलों का जो वोट था
उसका बड़ा हिस्सा शिफ्ट होके एनडीए की तरफ गया है। एक हिस्सा जन स्वराज पार्टी का जो है, जिसके बारे में आकलन करने की अभी भी जरूरत है कि वो कुछ न कुछ वोट काटी है, और AIMIM का वोट कटा है। मैंने जो यहाँ आने की उम्मीद थी वो नहीं हुआ, इसका अंतर पड़ा है। लेकिन तब भी जितना का गैप है अधिकांश जगहों पर 28,000, 30,000, 32,000 के गैप से जो एनडीए के लोग जीते हैं, तो वह अविश्वसनीय है। इसको सीधे सीधे इस नतीजे को हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो अविश्वसनीय और संदेहास्पद है। लेकिन इसमें केवल घोटाले का जो संदर्भ, 3 फैक्ट एक साथ मानना चाहिए कि महागठबंधन का जातीय समीकरण की कमजोरी, दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट, जिसमें बेईमानी नहीं कहे लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट शाह और चुनाव आयोग का संयुक्त रूप से, और तीसरा एक बड़ी संख्या में बोगस वोटिंग, मैंने बोगस यानी जो संख्या नहीं थे, बाहर से आके लोगों को वोट दिलवाया गया। लेकिन अभी तक इसके पक्ष में कि कहां कहां गड़बड़ी हुई है विपक्षी दलों के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। तब लगता है कि इनके पास प्रमाण भी नहीं है, यानी विपक्षी दल को कम से कम प्रमाण जो रखना चाहिए, जैसे 1780 का जो मामला था, जो इसके आधार पर जांच होना चाहिए था, इस तरह की बातें आना चाहिए। अभी की जो स्थिति है, जो बातें आ गई कि जितना आक्रामक है तो असभ्य लोग, एनडीए के लोग असभ्य हैं और भाजपा के लोग तो एक तरह से असभ्यता के विश्व गुरु हैं, तो उनको छोड़ तो करेंगे ही। लेकिन इस नतीजे को जिस तरीके से देखना चाहिए, उसमें अगर कहें तो इसका इलाज अब बहुत बड़े राजनीतिक, हम मानते हैं कि सड़क पर उतर, एक आम शब्दावली चलती है सड़क पर उतरना। सड़क पर उतरना में रणनीति नहीं है, आंदोलन करना पड़ेगा केवल ये दिखता है, तो हमेशा आंदोलन की जरूरत है। उससे नहीं, विकेंद्रित तरीके से ग्राम सभा, मोहल्ला सभा, बूथ सभा जैसे जगहों पर उनको निर्णायक बनाना, मतदाता सूची से लेके कितना वोट पड़ा नहीं पड़ा उसको निर्णायक बनाना, और उसके आधार पर चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना, जिसमें अनुपातिक प्रणाली पर तो हमको खास केवल ये नहीं है कि हूबहू केवल उसको माने एकमात्र विकल्प हो, लेकिन वो भी एक सुधार में हो सकता है। लेकिन चुनाव सुधार या राजनीतिक सुधार एक बड़ा हिस्सा है, और ये जो बड़ा घोटाला हुआ है या जो गड़बड़ी हुई है, उसका बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग का जो गठन होता है, चुनाव आयोग पर केस नहीं कर सकते हैं, SIR जैसी प्रक्रियाओं का है। तो एक लंबा, इस समय भी हो सकता था जो हमने चुनाव वाले दिन से किया कि 1780 का को सार्वजनिक करे, 1780 के फॉर्म को चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। दूसरा है कि जो मतगणना होती है, मतगणना का जो वीडियोग्राफी सभी दलों के कार्यालय तक कोई भी देख सकता है। जिस तरह से लोकसभा की कार्रवाई सार्वजनिक होती है, जिस तरह से वीडियोग्राफी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसी तरह से चुनाव की मतगणना का होना चाहिए। तो SIR के साथ साथ एक चीजें भी होने की जरूरत है, और SIR का भी एक बड़ा हिस्सा इस हार में है, ये लगता है। लेकिन जो बड़ा वोटिंग पड़ा वो भी इस तरह से है, तो हमको लगता है कि एक वैकल्पिक तरीके से दिशा के साथ विकेंद्रीकरण, चुनाव की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करते हुए करना पड़ेगा, जिसमें एक तरीका है केंद्र का चुनाव आयोग और स्टेट का चुनाव आयोग। उसी तरह से कहें तो पंचायत का चुनाव आयोग, तीनों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से सिस्टम होना चाहिए, तभी स्वायत्ता होगी। अभी संघात्मकता खत्म हो रही है और केंद्रीकरण मोदी का चमचा या दलाल चुनाव आयोग की संभावना बनती है, तो ये समझना पड़ेगा। एक चीज है, नीतीश पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, एक राउंड पहले ये हो जाए। लीजिए भाई, माइक कम है इसलिए इसको हम लोग बदल रहे हैं। चलिए चुनाव पर टिप्पणी कीजिए, चुनाव रिजल्ट पर और एनडीए के लोगों के व्यवहार पर, या इस पर भी आप बोल सकते हैं। पहले रिजल्ट की बात करें तो जो सबको लग रहा है, इस खेमे के हाथ जो भाजपा एनडीए के जो विरोधी खेमा है, हम भी हैं, उनको जो शंका लग रही है वो शंका में मैं शामिल हूँ। लेकिन मेरे पास कोई जानकारी, कोई आधार नहीं है। लेकिन उस बात को छोड़ दें, शंका का आधार तो यहाँ से शुरू होता है कि जब पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि चुनाव आयुक्त या चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता है, यहीं पर खटकना चाहिए था कि इस कानून की जरूरत क्यों है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन उनको क्यों चाहिए। तो उनको हर तरह से कानून प्रूफ बना देना कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहीं से था कि ये गड़बड़ी करेगा। खैर उसको छोड़ दीजिए, क्या किया नहीं जानते हैं।
हम ये कहते हैं कि बिहार का जो रिजल्ट कह रहे हैं जिसको जनादेश, तो पारंपरिक भाषा यही है अखबारों की, मीडिया की, जनादेश। जिसके पक्ष में बहुमत हो जनादेश है। लेकिन यह जनादेश को जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे मोदी जी ने कहा गर्दा उड़ा दिया। क्या गर्दा उड़ा दिया भाई? तो प्रचंड जनादेश है। क्या प्रचंड है भाई? तो उसका एक मिनट, उसका सच ये है कि 2020 और 2025 के वोट शेयर और उसकी तुलना करें तो भाजपा का वोट 1% बढ़ा, 1% भी नहीं बढ़ा। जदयू का 3 पॉइंट समथिंग बढ़ा, और अभी एलजेपी वगैरह को छोड़ देते हैं। तो जो मेजर पार्टियां हैं जिसको कि 89 सीट मिल गया भाजपा को, इसको 85 मिला, उनका वोट 3% बढ़ा, 3 + 1 4% बढ़ा। राजद का वोट उतना ही है लगभग जो था। तो मतलब कि कुछ नहीं बदला। जनता जिसको अगर कहते हैं तो जनता का वह हिस्सा आपके साथ जितना था अभी भी है। 5 साल बाद जनता का जो हिस्सा राजद के साथ था उतना ही है, तो वो बंटवारा वही है। तो लगा कि इस बार ऐसा कुछ चमत्कार हो गया जो कि सीट के में दिखता है, 202 और 25-30 जो भी है। तो ये जो फर्क सीटों में दिख रहा है, इस आधार पर आकलन करने का रिवाज है वो होगा, उसका कोई तर्क नहीं है। लेकिन असल है कि जनता ने किसको कितना सपोर्ट किया। तो उसकी सच्चाई यही है कि जनता बटी हुई है, पहले भी बटी थी, अभी भी बटी है, और बिहार नहीं बदला। बिहार को बदलाव की उम्मीद थी हम जैसे लोगों को, और हमको स्वीकार करना चाहिए कि हम पढ़ने में असफल रहे, हम तो थे ही नहीं वहां। लेकिन जो वहां गए देखे, उनको जो फील हुआ उस आधार पर तय लगा कि नहीं शायद बदलेगा, या इधर एज है वगैरह वगैरह। वह आकलन गलत साबित हुआ। लेकिन इतना ही हुआ कि जो शोर दिखता था विपक्ष की तरफ से, जो हम लोग को शायद ज्यादा सुनाई पड़ता था और उस कारण हम उम्मीद करते थे, वो बदलाव नहीं हुआ। और जो हुआ, जो थोड़ा सा जो चेंज आया वो उस तरफ हुआ जिस आधार पर अब उनको मौका मिला है नाचने कूदने का, तंज करने का। वो करेंगे, वो करते रहेंगे। लेकिन ये जो जो कोई भी गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई तो जांच का विषय है, और बहुत मुश्किल है जांच अब। लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए चुनाव प्रणाली में कि सीट और वोट में इतना फर्क हो जाना, 1% वो सीट के बढ़ने घटने से, 5% सीट के बढ़ने घटने से इतने ज्यादा सीटों का अंतर होना, तो ये एक तरह से है। ठीक है, मान लिया कि जनता नीतीश के साथ थी, ये मान लिया हमने, तो उनको वोट भी ज्यादा है। लेकिन ये अंतर कि एक गठबंधन को 200 से ज्यादा मिला और दूसरा 30 पर अटक गया, ये अंतर तो नहीं है जनता के, जो जनता का जो समर्थन है वोट में। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वह अनुपात हो? तो समानुपातिक प्रणाली एक विकल्प है जिसको कि बहुत सारे देशों में अपनाया है, और वो विचारणीय है, जिस पर कि अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं तैयार। कांग्रेस और राजद भी नहीं तैयार है, विपक्ष के दल भी तैयार नहीं है, उस वक्त सीरियस नहीं है। ये सोचा जाना चाहिए। और दूसरे की अब आज किसी अखबार में देख रहा था कि मंडल कमंडल खत्म हो गया, अब एक नए रास्ते पर बिहार चल पड़ा है। क्या कमंडल खत्म हुआ? अगर राजद का वोट शेयर उतना ही है जितना कि था 5 साल पहले, तो वो क्या बदला? और भाजपा का वोट शेयर भी उतना ही है जितना 5 साल पहले, तो मंडल कहाँ खत्म हुआ, कमंडल कहाँ खत्म हुआ? ये सब चलता रहेगा अभी जुगाली चुनाव के पंडितों की। लेकिन वो कुछ नहीं बदला, और नहीं बदला ये भी एक निगेटिव बात है, बदलना चाहिए। जहां इन लोगों ने पहुंचा दिया है जिस उन्माद की स्थिति में समाज को। और दूसरा एक फैक्टर ये हम लोग भूल जाते हैं शायद, कि सत्ता जिसके पास है उसको रेवड़ी बांटने का मौका है, सब बांटता है, हेमंत सोरेन भी बांटते हैं, जो जहां सरकार में बांटता है। इन लोगों को ज्यादा निर्लज्जता से बांटने की अनुमति है, क्योंकि चुनाव आयोग इनके साथ। ठीक चुनाव जिस दिन वोट होना उसके एक दिन पहले खाते में पैसा जा रहा है, तो इतनी ईमानदारी अभी भी गांव में बची हुई है कि पैसा दिया नीतीश बाबू ने तो वोट देना चाहिए। सबने नहीं दिया होगा, लेकिन यह जो मौका क्यों मिलना चाहिए किसी सरकार को, सत्ता पक्ष को? और सरकार, नीतीश जी का, मोदी जी का पैसा है, नहीं वो तो टैक्स का पैसा है, और उस पैसे से आप वोट खरीद रहे हैं। 10-10 हजार रुपया बांटा,
ये कैसे रुकेगा? चुनाव आयोग तो नहीं रुकेगा, क्योंकि ये इस चुनाव आयोग ने तो दिखला दिया कि चुनाव की घोषणा भी उस समय तक नहीं करेंगे जब तक कि बड़ी बड़ी उधर से घोषणाएं ना हो जाए सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। उसके बाद इशारा है कि आज के बाद तुम घोषणा कर दो। तो कोई एक आचार संहिता है जिसके बाद कि इस तरह के काम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद बढ़ता रहा। कहा भाई नेचुरल है, प्रशासन तो बंद नहीं है, पैसा जा रहा है, क्यों पैसा जाना चाहिए? तो ये इस पर सबको गंभीरता से सोचना और बोलना चाहिए। और दूसरे चुनाव की गड़बड़ी, वोट चोरी वगैरह वगैरह पर आप जरूर बोलिए, प्रूफ है तो बताइए, लेकिन अगर आप आश्वस्त हैं तो चुनाव का बहिष्कार कीजिए। आप कहिए कि वोट चोरी हो रहा है और उसके बाद जीतने का दावा भी कर रहे हैं, और नहीं जीतो तो फिर वोट चोरी करेंगे। ये अच्छा नहीं लगता है। ईवीएम के कारण जीत जाता है, तो ईवीएम के कारण अगर आप आश्वस्त हैं कि ईवीएम उसके हाथ में हो तब चाहे जीतेगा, जब चाहे आपको जिताएगा। तो ईवीएम का चुनाव होगा तो हम नहीं चुनाव में शामिल होंगे। ये संकल्प, इसका जो भी लॉस हो वो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये तो आमादा है कि हम क्या कहते हैं, बाय हुक बाय क्रूक। अभी खबर मिली, किसी ने बताया, कितना सच है पता नहीं, कि ठीक चुनाव के पहले एक तो जो लोग आए छठ के समय उनको रोका गया, और ठीक चुनाव के पहले भेजा गया। वो गरीब लोग जो जैसे तैसे रहते हैं, जीते हैं, और वो अगर लाखों की संख्या में वोट देने के लिए आए दिल्ली, बम्बई, गुड़गांव, सूरत से, वो अपने पैसे से नहीं आए, उसको भेजा गया मैनेज करके। सरकार ने भेजा, भाजपा ने भेजा, और वोट देख के वो गए जाने के लिए स्पेशल ट्रेन। तो ये जो ये भी एक तरह के, ठीक है वो भाजपा के वोटर थे, लेकिन भाजपा के वोटर को पहुंचाने के लिए आपने ट्रेन की व्यवस्था कर दी। ऐसा क्यों? और तो किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ था कि ठीक चुनाव के पहले हम स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं कि जाओ, या तुम पड़े रहो वहां वोट दे, क्या नाम, फिर ट्रेन दे देंगे। तो इन सब चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए। सवाल है कि कितना दम है आप में लड़ने का, सड़क पर आने का, जेल जाने की तैयारी कितनी है, क्योंकि ये इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे। अगर जनता आपके साथ है तो आपको सड़क पर आना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। धन्यवाद। हाँ साथी, हमको तो इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा जो लग रहा है कि हमारा जो बौद्धिक तबका है, बौद्धिक समाज है, सीधा ठेठ भाषा में जिसको कहते हैं मनुवाद से ग्रसित जो समाज है, जो सवर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, और जो पूरा मिडिल क्लास है, वो किस तरह से इस इलेक्शन में के दौरान हुए गड़बड़ियों पर गौर नहीं कर रहा है, और विकास का दावा अभी भी कि विकास हुआ और भविष्य में भी होगा, जबकि सब कुछ सामने है, उसको नहीं देख पा रहे हैं। लोकतंत्र का किस तरह अपहरण हो रहा है, इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये ट्रेंड बनेगा कि सरकारें 5 वर्ष तक कोई काम नहीं करेंगी, और लोगों को इस तरह का जो राहत वाला, चाहे किसी भी नाम से पैसा उसको डायरेक्ट देना, और वो चुनाव जीत जाएंगे, और इस तरह सत्ता का पर काबिज होकर फिर मनमाना जनता का ही पैसा से जनता को उल्लू बनाना, जिसको कहते हैं। विकास के नाम पर जो बार बार कहा जा रहा है बिहार का, वो तो प्रत्यक्ष है, सब इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तबका सपोर्ट कर रहा है ना। इस पर दुख होता है। वो नहीं देख रहा है कि यहाँ बिहार की हालत क्या है। पिछले वर्ष जो पिछला 24 में जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, जो केंद्र सरकार का ही है नीति आयोग, उसमें बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे विकास की दृष्टि से सबसे निचले पायदान पर है। क्राइम के दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद का स्थिति है बिहार का। पलायन के दृष्टि से तो सब लोग जानते हैं, कोई बोलता है कि 1-8 करोड़ लोग बाहर जा चुके हैं, मानी आते जाते रहते हैं। पिछले छठ के बाद जो आया था जो ट्रेन से, तो कहा जा रहा है कि 1.25 करोड़ यात्री आए थे। तो बड़ी बड़े संख्या में पलायन हो रहा है। राज्य में कोई भी शैक्षणिक संस्थान खत्म हो चुका है। लोग बताएंगे कि वहां मुंगेर में एक कॉलेज खुल गया है, भागलपुर में एक कॉलेज। हम लोग राजधानी में ना देखेंगे सबसे पहले साइंस कॉलेज की क्या स्थिति है, बीएन कॉलेज की स्थिति क्या है, मगध यूनिवर्सिटी वहां विमेंस कॉलेज का क्या हालत है।
ये सारा कुछ देखेंगे। वहाँ कोचिंग का धंधा किस तरह से हो रहा है, सब कुछ है। और सबसे बड़ा चीज, ये सारी चीजों को नकार के एक झूठा बने, वही पॉलिसी कि हम एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो बस माने विकास हुआ है, एक झूठ बड़ा। और दूसरा फिर जीतने के लिए चुनाव के दौरान जितना प्रपंच हुआ, मतदाता सूची से 65 लाख लोगों को हटा दिया गया। ठीक चुनाव के पहले 10-10 हजार रुपया तो केवल महिलाओं को दिया गया है, किसी भी रूप में किसी भी तरह से नाम से युवाओं को, जो उम्र दराज लोगों को मैंने पैसा छूट के बांटा गया, ये चीज हुआ है। इसके अलावा चुनाव आयोग कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, जितनी भी धांधली है। कैसा हास्यास्पद नहीं कहिएगा उसको, त्रासद, कि कहा जा रहा, आरोप लग रहा है कि हरियाणा से और बाहर से ट्रेन में भर भर के बाहर के लोग आके चुनाव को हाईजैक कर रहे हैं। ये बिहार को हो क्या गया है, ये आश्चर्य लगता है। और बिहारी मनीषा को क्या हो गया है, जो वहां का बौद्धिकता, वहां बौद्धिक समाज है, उसका कितना पतन हो गया है। मतलब बस कि वो जो लालू यादव का जंगल राज, जिसके मूल में ये है कि वो सवर्ण राजनीति को चुनौती देने वाली एक ताकत जो सबसे ज्यादा हॉन्ट किया है लोगों को, उसके कारण वो सारा अपराध क्षम हो है। इसलिए और अब ये सब ना देख के अभी भी गाल बजाना, चुनाव इस जीत पर जश्न मनाना, दोनों साथियों ने विश्लेषण करके बताया कि किस तरह से हुआ है। एक मिनट विनोद जी, बिहार में विकास का कोई काम नहीं हुआ है, इसको कहना हमको लगता है कि अधूरा सच है। वो काम ठीक है कि बहुत कुछ होना बाकी है, बेरोजगारी है, पलायन है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। ये इसको दोहराते दोहराते ये सच को हम लोग नकार देते हैं कि नीतीश के काम का असर है वो लोगों को दिखता है। ठीक है, इसका मतलब विकास का मॉडल जो सामने पेश किया जा रहा है वो बहस का चीज है। यानी सड़कें, इमारत, जैसे स्कूल बन जाता है, कहीं भी आप देखिएगा सबसे ज्यादा लाभप्रद काम है सड़क बनाना। 1 किलोमीटर सड़क बनाने का कॉस्टिंग कितना हो सकता है और कितना हो रहा है, इसका आकलन और इसका जांच पड़ताल, ये पहलू है। आप सड़क बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, स्कूल बनता है तो स्कूल का सबसे पहले बन के खड़ा हो जाता है, हॉस्पिटल बन जाता है, तो बिल्डिंग माने निर्माण कार्य में जो लूट है उस तो सवाल है नहीं। विकास हुआ तो फिर श्रीनिवास जी हम लोग बहस में फिर लंबा चले जाएंगे। विकास हुआ तो विकास के जो पैरामीटर है उसमें बिहार सबसे नीचे पायदान पर क्यों है? तब यदि विकास आप कहते हैं हुआ तो विकास का माने क्या है? बेरोजगारी का स्तर क्या है बिहार में? विकास हुआ, मान लीजिए झारखंड में भी कहिएगा सड़कें बन रही हैं, ये बन रहा है। सवाल है कि आप ये हम लोग के सामने खाली बिहार का नहीं, 140 या 42 करोड़ आबादी है अपने देश की, 80 करोड़ जनता राहत पर माने सरकारी राशन, मुफ्त राशन पर जिंदा है। तो विकास का दावा क्या जी? कितना खोखला है वो विकास। आप हमारे यहाँ जो ये है मजदूरी, यदि विकसित राज्यों की तुलना में कहें तो जो बड़े देश हैं, अमेरिका, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, हम उसी कैटेगरी में ना आते हैं, चौथा या पांचवा दावा करते हैं ना। तो हमारे यहाँ मजदूरी का क्या दर है? 1 घंटा मजदूरी का अमेरिका में जो कीमत है वो महीना भर खट के हम लोग कमाते हैं। तो क्या ये सब जो डिस्पैरिटी है इसको गौर नहीं करेंगे हम? विकास हुआ तो विकास, तो या तो विकास का नजरिया हम लोग को बदलना होगा और इस पर गर्व करना कि विकास हुआ है। और दूसरा, चुनाव में जो धांधली, जिस तरह से चुनाव आयोग और सरकार ने मिलकर जिस तरह से किया है तांडव, उसको देख के सबसे बड़ी चिंता आज के बौद्धिक समाज की ये होनी चाहिए कि हमारा डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में डेमोक्रेसी के आड़ में
अब आप कहिएगा कि पॉपुलरिटी है मोदी और ये वो, तो तानाशाह भी जो बनता है हिटलर को बिना समर्थन के बन गया था, या स्टालिन को समर्थन नहीं था, पुतिन को अभी जो पुतिन को रूस में है उनको समर्थन नहीं जनता का। यूक्रेन में 3 बरस से युद्ध हो रहा है और रूस की जनता उनके पीछे है। जनता के प्रबल समर्थन से ही तानाशाह बनता है लोग, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे कसौटी। तो माने बुद्धि विवेक को ताक पर रखकर चीजों को, और सबसे ज्यादा चिंता जनता तो जो है सो है ही, जो 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 बौद्धिक तबका है उसका जो पतन हुआ है वो दुख का विषय है, उसको गाल बजाने का विषय नहीं। यही बात करके या तो हम लोग समाप्त करें, नहीं तो एक थोड़ा सा हम चाहते थे नीतीश का भविष्य पर थोड़ा सा सब लोग बोल देते और उसमें खत्म हो जाता। तो हम चाहेंगे कि ये श्रीनिवास जी ही पहले बोल दें। मुझे लगता है कि नीतीश के साथ क्या होने वाला है? नीतीश के नीतीश अगर बहुत पीछे रह जाते सीट में तो उनकी दुर्गति की आशंका नाजायज नहीं थी, हो सकती थी। लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि नीतीश को लोग हटा करके अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि वो तुरंत उसका रिएक्शन होगा और उनके सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। फिर कोई बहाना मिल सकता है हटाने का। नीतीश से पार तो पाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश का वजन इतना कम नहीं है जितना कि सब लोग समझ रहे थे। जिस तरह से भी हुआ हो, वोट या सीट के हिसाब से भी वो हैं, अभी रहने वाले हैं। नीतीश 3 महीना, 6 महीना, 1 साल ज्यादा से ज्यादा रहेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद कुछ अपनी बीमारी की वजह से, कुछ प्रचारित बीमारी की वजह से और कुछ साजिशन बीमारी की वजह से भी, मैंने वो सरकार चाहे, मैंने भाजपा के लोग ऐसे हैं कि उनको अपने माध्यमों से, जिस तरह से अंग्रेज सरकार के लोग बीमार करते थे, जिस तरह से कम्युनिस्ट सरकारों में लोग बीमार होते हैं, उस तरह से बीमार करके हटा दिया जाएगा। केवल इंतजार जो है एक विश्वसनीय, एक ऐसा विश्वसनीय अति पिछड़ा जाति का ऐसा व्यक्ति जो भाजपा के पूरे कंट्रोल में हो और जनता के बीच प्रतिष्ठित हो, ऐसा कोई अगर नेतृत्व में जिस दिन मिल गया, ऐसा भी कोई नहीं है। और सम्राट चौधरी कोई है तब भी उसके लायक नहीं है उनका जो इमेज है, तो इस दिन से मुक्ति मिल जाएगी। भाजपा का सबसे बड़ा संकट अब यह है कि भाजपा का कोई बिहार में वैसा एस्टेब्लिश्ड और जनता के बीच ये नेता नहीं है, और भाजपा का आधार अभी भी सवर्ण में है। यहाँ केवल एक खास बात हम इस चुनाव का और दिखाना चाहते हैं कि विधायकों का सामाजिक अगर समीकरण और जातीय पृष्ठभूमि दिखा जाए तो इस बार मनुवादी प्रतिक्रांति बिहार में हुआ। आंकड़ा अगर जोड़ लेंगे तो एक ये हुआ है। और बिहार का जो गड़बड़ी है, तो ये सांस्कृतिक विकृति जो लगातार मनुवादी बढ़ रही है, उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति है बगैर सांस्कृतिक आंदोलन के, जो मनुवाद के खिलाफ और लोकतांत्रिक चेतना का। लोकतंत्र क्या है? चुनाव देने का मौका है, लोकतंत्र आ गया। तो और हमारा बाकी लोग को चुनाव देने का, वोट देने का मौका हो नहीं, हमको मौका है, तो लोकतंत्र है। ये मानसिकता जब तक रहेगी तब तक आंदोलन से काम नहीं होगा, और तब तक सड़क पर उतरने से ही फायदा नहीं होगा। क्योंकि ध्यान दें कि राहुल गांधी की भीड़ में जो सभा थी, वो जो थी वो हमारे लोगों की थी, तो वो संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यानी लोकतंत्र और मनुवाद के खिलाफ एक सांस्कृतिक क्रांति, हाँ, लोकतंत्र की भावना और धारणा की सही समझ और मनुवाद को खत्म करने, यानी जातीय सामाजिक समता के लिए जब तक सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत, अभी तक जो घाटा प्रतिगमन हो रहा है उस कारण से हो रहा है कि उस मामले में हम असफल रहे हैं। और अब तो उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, वापसी नहीं आने वाली है, फासिज्म को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो केवल राजनीतिक लड़ाई से नहीं होने वाला है, वो वैकल्पिक सिविल नाफरमानी करते हुए वैकल्पिक संस्थाएं नीचे से बनानी होंगी राजनीतिक, तब वो काम चलेगा। हाँ साथी, तो बात तो हुई। हम नीतीश के बारे में हम अपनी राय रख के बात को खत्म करेंगे कि नीतीश के बारे में मेरी समझ ये है कि नीतीश का इकबाल अब खत्म हो चुका है। वो ठीक है, मुख्यमंत्री रहे चाहे नहीं रहे, वो कठपुतली मुख्यमंत्री से ज्यादा नहीं है उनकी हैसियत। और उसकी सबसे बड़ी वजह
वो इंडिया गठबंधन का इतना कस के धाराशायी होना है। यानी नीतीश के पास जो सबसे बड़ी ताकत रहती थी, सीट कम रहे या ज्यादा रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर बने रहना, वो ये कि वो पलटी मारकर महागठबंधन के साथ शामिल हो जाते और वहां से मुख्यमंत्री बना दिए जाते, और ये लगातार वो प्रयोग करते रहे हैं। अब वो अवसर चला गया है। यदि महागठबंधन की हैसियत इतनी नहीं है कि आप अपना नीतीश अपना विधायकों का और महागठबंधन के विधायकों को जोड़ भी लेंगे तो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नीतीश भाजपा के साथ, एनडीए के साथ रहें और खूब चिरौरी करते रहें मोदी का और शाह का, इसी बलबूते वो रहेंगे उनका, और उनको मुख्यमंत्री बनाकर भी वो लोग सब तरह का वो लोग मनमानी करते रहेंगे। यानी कारपोरेट को जमीन बांटना से लेकर जो भी उनके मन में हसरत है। चलिए साथी, जोहार सबको, और आप लोग सुनिएगा और टिप्पणी कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए बहुत लंबा